नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर गैसियस स्टेट में आज हम वांडरवाल इक्वेशन की स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं, विचलन दर्शाती हैं। वांडरवाल ने आदर्श व्यवहार से विचलन के कारणों को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण में कुछ संशोधन करके एक समीकरण दी जिसे वांडरवाल गैस समीकरण कहते हैं। यह समीकरण सभी वास्तविक गैसों पर लागू होती है। आदर्श गैस समीकरण में जो दो संशोधन किए गए थे वो दो संशोधन क्या थे? पहला था आयतन में संशोधन और दूसरा दाब में संशोधन, अर्थात आयतन में संशोधन अर्थात वॉल्यूम करेक्शन और दाब संशोधन प्रेशर करेक्शन। ये दो करेक्शन करके वांडरवाल ने एक गैस इक्वेशन दी जिसे वांडरवाल गैस समीकरण कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले ले आयतन में संशोधन, वॉल्यूम करेक्शन। आदर्श गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, परंतु वास्तविक गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं मान सकते। हमने अणुगति सिद्धांत में देखा था कि उसमें जो वास्तविक गैसें हैं जो गैसेस हैं उनके अणु का आयतन संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है, परंतु डेविएशन जब हमने देखा उस डेविएशन का एक कारण था कि जब हम दाब बहुत अधिक बढ़ा देते हैं तो दाब अधिक बढ़ाने पर गैस का आयतन कम हो जाता है। गैस का आयतन कम होने के कारण हम गैस के अणु के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते। तो अगर हम एक मोल गैस के अणु का आयतन माना कि B है तथा गैस में n मोल उपस्थित हैं, तो n मोल गैस के अणुओं का आयतन क्या हो जाएगा? Nb। तो हम ये कह सकते हैं कि V आयतन में गैस के अणु का वास्तविक आयतन क्या होगा? Nb। तो यह जो वास्तविक आयतन है यह आयतन वर्जित आयतन कहलाता है, क्योंकि इस आयतन में गैस के अणु स्वतंत्र गति नहीं कर सकते। इस कुल आयतन में से अगर हम इस आयतन को घटा दें तो बचे हुए आयतन में गैस के अणु स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। तो यह जो Nb है यह हमारा वर्जित आयतन या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है। तो अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए जो उपलब्ध आयतन होगा वो क्या होगा? Vi इक्वल टू, हम जो V में से वर्जित आयतन घटा दें अर्थात Vi इक्वल टू V माइनस Nb होगा। ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें। अब हम वर्जित आयतन का परिकलन किस तरह से करते हैं? मान लो दो गैस के अणु हैं A और B। जब ये दूर दूर रहते हैं ये दोनों पास आते जाते हैं और एक सीमा तक ही पास आ सकते हैं, इसके बाद यह और अधिक पास नहीं आ सकते। अर्थात जब A और B की सीमाएं आपस में एक दूसरे को टच कर जाती हैं इसके बाद ये एक दूसरे के अधिक पास नहीं आ सकते। तो इस स्थिति में हम अगर वर्जित आयतन निकालें तो वर्जित आयतन क्या होगा? यानी यह जो होगा डॉटेड शेड जो दिखाया हुआ है यह दोनों अणुओं के लिए वर्जित आयतन होगा। अर्थात इस आयतन में गैस का अणु जो है स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकता, अर्थात इस स्थान में जिसमें केवल दो ही अणु आपस में रह सकते हैं, तो यह डॉटेड एरिया जो है हमारा वर्जित आयतन कहलाएगा। अब हम गैस के एक अणु का व्यास देखें, डायमीटर देखें, तो वो डायमीटर क्या है? यानी सिग्मा है। ये एक गैस का जो डायमीटर है वो सिग्मा है। तो हम अगर इसकी त्रिज्या देखें तो गैस के एक अणु की त्रिज्या क्या होगी? सिग्मा बाय 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी एक वर्जित आयतन जो है, इस वर्जित आयतन
इस गोले की, जो डॉटेड शेड वाला जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या जो हो गई वो क्या हो जाएगी, सिग्मा। यानी एक गोले की त्रिज्या और दूसरे एक अणु की त्रिज्या और दूसरे अणु की त्रिज्या, अर्थात सिग्मा बाय 2 प्लस सिग्मा बाय 2, अर्थात इस वर्जित गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा। अब अणुओं के युग्म का वर्जित आयतन, यानी ये दोनों अणु के युग्म है ए और बी, इनके लिए जो वर्जित आयतन होगा वो वर्जित आयतन क्या है, डॉटेड शेड से दिखाया गया है। तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, क्योंकि किसी गोले का, स्फीयर का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर जो है हमारी त्रिज्या है, यहाँ त्रिज्या वर्जित आयतन की त्रिज्या सिग्मा है, तो हम क्या कह सकते हैं, वर्जित आयतन जो होगा 4/3 पाई सिग्मा क्यूब होगा। ये अणु के युग्म के लिए वर्जित आयतन होगा। अब एक अणु के लिए वर्जित आयतन अगर हम निकालें तो इसका आधा हो जाएगा, यानी हाफ इंटू 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, या हम ये कह सकते हैं कि 2/3 पाई सिग्मा क्यूब। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब एक अणु का वास्तविक आयतन, एक अणु का वास्तविक आयतन क्या है, एक अणु का वास्तविक आयतन हमारा 4/3 पाई सिग्मा बाय 2 की पावर क्यूब, यानी यहाँ इस एक अणु का जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी हो गई, सिग्मा बाय 2, तो आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई सिग्मा बाय 2 क्यूब, या हम ये कह सकते हैं 4/3 पाई सिग्मा क्यूब अपॉन 8, या हम इसको और सॉल्व करें तो क्या होगा, 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 3 का भाग दें। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, एक अणु का वर्जित आयतन अपॉन अणु का वास्तविक आयतन। अणु का वर्जित आयतन 2/3 पाई सिग्मा क्यूब और अणु का वास्तविक आयतन है 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। तो हमारा क्या आएगा, 4, यानी पाई से पाई कैंसिल, सिग्मा क्यूब से सिग्मा क्यूब कैंसिल, तो हमारा क्या होगा 12/3 अर्थात 4। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अणु का वर्जित आयतन क्या होगा, 4 इंटू वास्तविक आयतन, अर्थात अणु का वर्जित आयतन वास्तविक आयतन का 4 गुना होगा। तो हम इसको क्या कैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अणु का वर्जित आयतन इक्वल टू 4 इंटू एन इंटू वास्तविक आयतन। एन यहाँ क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। या हम ये कह सकते हैं, इसको हम वर्जित आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी से। तो वर्जित आयतन अर्थात स्मॉल बी इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू एन इंटू 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 क्यूब। तो यह हमारा वर्जित आयतन होगा। अब हम दाब में संशोधन लें। गैस के अणु जो हैं, ये एक पात्र हम लें, इसमें गैस के अणु स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। इसमें गैस के अणु आपस में भी टक्कर कर सकते हैं, इसके साथ साथ पात्र की दीवार से भी टक्कर करते हैं। तो पात्र की दीवार से टक्कर करने पर पात्र की दीवार के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, दाब कहलाएगा, गैस का दाब कहलाता है। अब हम चित्र में देखें तो चित्र में हम दो अणु देखें, एक अणु ए और एक अणु ये बी। अब हम सबसे पहले अणु बी को देखें। अणु बी के चारों ओर उपस्थित गैस के अणु इन पर आकर्षण बल लगाते हैं। जैसे ये अणु इस दिशा में आकर्षण बल लगा रहा है तो दूसरा अणु इसके अपोजिट दिशा में आकर्षण बल लगाएगा, तो इस अणु पर लगने वाला कुल आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत होने और बराबर होने के कारण एक दूसरे को अंशिल कर देगा, अर्थात इस पर कुल आकर्षण बल नगण्य होगा। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे और बराबर होंगे। तो इस तरह से अणु बी पर जो उसके चारों ओर के अणु आकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण कुल आकर्षण बल बी पर जो कुल आकर्षण बल है वो नगण्य होता है। अब बी पर आकर्षण बल नगण्य होने के कारण बी जो है अपनी स्वाभाविक गति से गमन करता है और इस पर कोई भी आकर्षण बल नहीं लगता है। अब हम ए लें। अणु ए दीवार से जस्ट टक्कर करने वाला ही है, तो ए के पीछे के अणु जो हैं वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अर्थात आकर्षण बल लगाएंगे, जिसके कारण आकर्षण बल के कारण ये जो अणु है इसको अणु ए को पीछे की ओर खींचेंगे। तो अणु ए जिस
गति से पात्र की दीवार पर टक्कर करना चाहिए था, यानी उस गति से यह टक्कर नहीं कर पाता है। अर्थात जितने बल से वह आकर्षण बल की अनुपस्थिति में टकराता है, उस यानी अणु पात्र की दीवार से उतने बल से नहीं टकरा पाता है जितने बल से वह आकर्षण बल की अनुपस्थिति में टकराता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक गैसों का दाब आदर्श गैसों से कुछ कम होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं P इक्वल टू पी आई माइनस पी डैश, या हम ये कह सकते हैं पी आई इक्वल टू पी प्लस पी डैश। यहाँ जो पी डैश जो है वो दाब में संशोधन है, प्रेशर करेक्शन है। अब हम प्रेशर करेक्शन कैसे निकालें? एक मोल गैस के लिए गैस का घनत्व तो आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं घनत्व रो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/v। अब हम जानते हैं कि जो घनत्व का वर्ग है वो दाब के समानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर, क्योंकि जो रो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। अब n मोल के लिए लें तो n मोल के लिए P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, हटाते हैं, और तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो जो हमारा P डैश हो गया वो क्या हो गया, P डैश इक्वल टू a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब हमने प्रेशर करेक्शन में देखा पी आई इक्वल टू हमारा क्या है, P प्लस पी डैश। तो P डैश की वैल्यू हम ये P डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, पी आई इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई। अब हम वंडरवॉल गैस समीकरण देखें। आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण हमारा क्या है, पी बी इक्वल टू एन आर टी, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी। अब समीकरण 1 से हमने देखा वी आई क्या है, वी आई इक्वल टू वी माइनस एन बी, और अभी हमने समीकरण 5 में देखा पी आई इक्वल टू हमारा क्या है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो हम पी आई और वी आई का मान इस आदर्श गैस समीकरण में रखते हैं, यानी इस समीकरण में रखें तो हमारा क्या मान आएगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो यह एन मोल गैस के लिए वंडरवॉल गैस समीकरण है, या हम इसको वास्तविक गैस समीकरण भी कहते हैं, जो कि सभी वास्तविक गैसों पर लागू होती है। यदि हम n इक्वल टू 1 मोल लें, यानी 1 मोल के लिए लें, तो वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या होगी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। यहाँ A और B जो हैं वंडरवॉल स्थिरांक कहलाते हैं। अब हम वंडरवॉल स्थिरांक A और B के SI में मात्रक देखें। अभी हमने देखा P इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं A इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। P हमारा क्या है, प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर माइनस 2, और वॉल्यूम की यूनिट हमारी क्या है, मीटर क्यूब। तो वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब स्क्वायर, और n जो है मोल है, अर्थात मोल स्क्वायर। तो हम ये इनकी यूनिट्स रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, न्यूटन मीटर माइनस 2 इंटू मीटर की पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर। या हम ये कह सकते हैं ए इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन मीटर की पावर 4 मोल माइनस 2। तो ये हमारी ए की एसआई में यूनिट है। अब हम बी की यूनिट निकालें। आयतन हमने देखा, आयतन V इक्वल टू एन बी है, या हम ये कह सकते हैं स्मॉल b इक्वल टू वी अपॉन एन। यहाँ V जो आयतन है जिसकी यूनिट क्या है, एम क्यूब, और n की यूनिट है मोल, तो b इक्वल टू क्या होगा, एम क्यूब अपॉन मोल, या हम ये कह सकते हैं b इक्वल टू एम क्यूब मोल इनवर्स। तो ये हमारी b की यूनिट है। तो ये हमारी वंडरवॉल गैस इक्वेशन थी और वंडरवॉल स्थिरांक की एसआई में यूनिट्स थी। थैंक यू।